माइक बंद कराया ना तो कर दो शुरू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थरोरियन क्लासेस। और आज से हम जेएमआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग जर्नल स्टडीज, करंट अफेयर, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो इस बार पूछे जा सकते हैं जेएमआई 2026 बीएलएलबी में, वो एक सीरीज लेके आ रहे हैं, है ना। तो बेटा आज से शुरू है। इससे पहले मैं जो है वो आप लोगों को इस बार थ्योरी क्लासेस का रिजल्ट बता दूं। हम लोगों को 26 में एएमयू बीएलएलबी में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 16 सिलेक्शंस रहे हैं। मेन कैंपस में ऑल ऑफ देम आर गोइंग इन मेन कैंपस। ये हमारा 2026 का रिजल्ट है। बाकी हम लोगों को ये 2024 का रिजल्ट रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं 30 प्लस सिलेक्शन हम लोगों को 2025 में रहे हैं, मेन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में। और 3 साल से थरोरियन क्लासेस इज देयर इन द मार्केट। और 2024 में भी आप देख सकते हैं रैंक 2 रही थी हम लोग की जनरल कैटेगरी में, है ना। उसमें भी मोर देन 30 प्लस सिलेक्शन थे। दीज आर फ्रॉम मेन कैंपस। इसके साथ साथ बेटा इस बार हम लोग पहली बार अपना ऑनलाइन में बैच लेके आ रहे हैं, जिसकी क्लासेस लाइव हमारे ऑफिशियल ऐप थरोरियन क्लासेस पर रहेंगी, है ना। और आप जानते हैं कि ओरिएंटेशन इसका प्रोग्राम परसों है एंड उसमें प्रॉपर पूरी फैकल्टी के बारे में आपको बताया जाएगा। और वही फैकल्टीज रहेंगी जो यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगी, ठीक है। उनकी मैं इन डेप्थ डिटेल आपको जो है वो परसों बता दूंगा, ठीक है। ये हम लोगों का बैच है ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसमें इसमें से हम लोगों का नाम है, जिसमें हम लोग एएमयू, जेएमआई, मानू और सीयूटी बीएलएलबी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। अब आपके सामने में जो है जर्नल स्टडीज, पहले जर्नल स्टडीज का करेंगे सर, करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने अलीगढ़ की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी को लेके आ रहा हूँ। और शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने सर से पढ़ा भी है, जो अगर अलीगढ़ में रहे, अलीगढ़ के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। और आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट आतिफ सर कि सर आप आए प्लीज। और सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि सर डॉक्टर हैं, ठीक है। और पिछले 12 साल से सर पढ़ा रहे हैं जनरल स्टडीज और करंट अफेयर। एएमयू आरसीए में भी सर पढ़ा चुके हैं, एक्स फैकल्टी ऑफ एएमयू आरसीए हैं। सर आपके साथ करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। और नाउ द फ्लोर इज योर्स सर, ठीक है। और यू गोना रियली एंजॉय इट। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल, वेलकम टू थरोरियन क्लासेस। तो जैसा कि आपको अभी काजिम सर ने इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ का रिज़ल्ट आपने देख ही लिया कि कितना अच्छा गया है। और थरोरियन क्लासेस बीएलएलबी में एक नामी ग्रामी कोचिंग रही है, कुछ साल से वक्त में काफ़ी मेहनत करती हुई आ रही है। और इस साल इनका शानदार परफॉर्मेंस रहा और इंशाल्लाह आगे भी ज़्यादा परफॉर्म करने की उम्मीद है। तो आपने बैचेस के नाम सब सुन लिए हैं, तो उसको ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। जो अगले साल के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बीएलएलबी में अपना नाम रोशन करें, एएमयू का या अलीगढ़ का या जहाँ से भी आप हैं, कि एएमयू में आना चाहते हैं, जेएमआई में आना चाहते हैं, मानू में, सीयूटी में, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। तो आप थरोरियन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आज जो हम यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो मैं कुछ आपके सामने करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, जो कि हम यहाँ पे मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वो चीज़ सीरीज़। जेएमआई का आपको जैसे कि पता है 4 जून में टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करी जा रही है यहाँ पर। और आप देख भी सकते हैं, आपके इनके थरोरियन क्लासेस के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, आप वहाँ पे भी अपडेट ले सकते हैं। तो ये भी सब आपको वहाँ पे चीज़ें मिलती रहेंगी, बैच की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगे, अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो आज हम अपना जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। उसके बाद जीएस के भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद आतिफ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं डॉक्टर मेडिसिन वाला डॉक्टर नहीं, पीएचडी, मेरी पीएचडी है।
आई एम एन डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस, और जीएस से मेरा पुराना ताल्लुक़ भी है। मैं काफ़ी सालों से जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मेरा शौक़ भी है। आरसीए जैसे सर ने बताया, आरसीए वगैरह में या जितने भी आप चीज़ें बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नाम जानते हो, तो वहाँ भी मैं ले चुका हूँ चीज़ें। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर करे हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स का सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सामने आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, हु वॉन दी आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? 2025 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये बच्चों किसने जीता है? ये इंडिया ने जीता है। वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप 2025 इंडिया ने जीता। जैसा कि आपको पता है, इंडिया ने काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये इंडिया ने जो हिस्टोरिक विन किया विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2025 में, तो एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन रही, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन रही जिसने हमें जीत दिलाई? तो वो रही हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज आप याद रखोगे कि इसके अंदर आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज, आपको ये भी याद रखना है, प्लेयर ऑफ द सीरीज ये कौन रही? तो ये रही दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा, ठीक है। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया ने जीता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये दो नाम भी याद रखेंगे। कैप्टन कौन थी जिन्होंने जीत दिलाई? हरमनप्रीत कौर। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही? दीप्ति शर्मा। आपको नाम भी याद रखने हैं कि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या इस चीज के क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन सकते हैं कि हरमनप्रीत कौर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो क्रिकेट। ऐसे ही दीप्ति शर्मा के बारे में बोल सकते हैं। ऐसे ही स्मृति मंधाना भी है, वो भी इस टीम में शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें किसको हराया था? तो साउथ अफ्रीका को हराया था इंडिया ने, ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने इस बार हिस्टोरिक विन करा है काफी चीजों में, जैसा कि वो क्वेश्चन के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके। तो ये इंडिया ने जीता। ऐसे ही इससे रिलेटेड आपको ये भी याद रखना है, जब से ये क्वेश्चन आया है, तो आपको अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 वो किसने जीता? वो भी इंडिया ने जीता इस बार, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन और भी बता रहा हूँ जो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती भी है। T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता, वुमेन्स वाला भी इंडिया ने जीता, और इंडिया का वर्ल्ड का पहला ब्लाइंड वर्ल्ड कप, जो ब्लाइंड लोगों का वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स वाला, वो भी इंडिया ने ही जीता, ठीक है। वर्ल्ड कप वुमेन्स का ब्लाइंड लोगों के लिए जो होने वाला था, पहला वर्ल्ड कप ब्लाइंड लोगों के लिए, वो भी इंडिया ने जीता। तो इंडिया ने काफी सारी चीजों में इस बार झंडे गाड़े हैं, ठीक है। वुमेन्स वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता, T20 वर्ल्ड कप भी जीता, और ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी जीता, और दुनिया में पहली बार स्क्वैश का वर्ल्ड कप भी हुआ, वो भी इंडिया ने जीता इस बार। बॉक्सिंग में भी इंडिया ने झंडे गाड़े, बॉक्सिंग में भी इंडिया नंबर 1 पे रही, ठीक है। तो ये सारे आपको काफी सारी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए। तो इसका आंसर क्या है? ज़ोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क सिटी के क्या बने हैं ये? तो मेयर बने हैं, फर्स्ट मुस्लिम मेयर। इनका ओरिजिन कहाँ से है? इंडिया से ही ओरिजिन है इनका, और इन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी। आपको पता होगा कि 1-1.5 साल से 2 साल से इन्होंने काफ़ी ग्राउंड वर्क किया, जा के कैंपेन करे, और फंडिंग, इनको एक्स्ट्रा कोई फंडिंग नहीं मिली, बल्कि इनकी फंडिंग को रोका गया, या कोई पॉलिटिकल इनको सपोर्ट ना कर सके, इनके खिलाफ एंटी कैंपेन भी चलाए गए। लेकिन इन्होंने पब्लिक का सपोर्ट गेन किया, ग्राउंड लेवल पे वर्क किया,
जिससे इनको काफ़ी मदद मिली। जैसा कि आपने रिसेंट इलेक्शंस में देखा होगा, विजय थलापति वाला केस भी देखा होगा। विजय थलापति ने डायरेक्टली ये नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और इधर आ गए, उसने भी ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, पब्लिक में अपनी पहचान बनाई, एक क्या करके, काम करके। अभी रिसेंटली उसने भी एक काम किया, एक बच्ची ने उसे ट्वीट किया था कि सर क्या हो अगर ये ब्यूरोक्रेट्स वाला कल्चर हम इसको छोड़ दें, कि कुर्सी के ऊपर जो वाइड तौलिया लगाई जाती है ये एक डिफ्रेंशिएट करता है कि भाई आप एक ऑफिसर लेवल के इंसान हैं और बाकी सब छोटे हैं, क्या हैं, तो ये आप हीरो हैं, आप हमारे हीरो हैं, तो आप ऐसा शुरुआत कर सकते हैं। तो विजय ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, अगले दिन से कुर्सी से तौलिया भी हटा दी, व्हाइट कॉलर वाली चीजें। तो ये चीज दिखाता है कि एक आपको कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी ग्राउंड लेवल पे अगर वर्क कर रहा है तो पब्लिक का ट्रस्ट काफी अच्छे से गेन कर सकता है। तो ज़ोहरान ममदानी फर्स्ट मुस्लिम मेयर बने कहाँ के, न्यूयॉर्क सिटी के, याद रखेंगे। या उल्टा भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क सिटी के फर्स्ट मुस्लिम मेयर कौन थे, ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी कहाँ के बने, तो न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट, what was India's rank in the global hunger index in 2025 among 123 countries? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंडिया का 102 में रहा है। 123 कंट्रीज में से 102 रैंक है इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये काफी डेंजरस लेवल पर है, इसको सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि सीरियस कैटेगरी में इसको रखा गया है, कि यानी कि इंडिया में भुखमरी का स्टेटस अच्छा खासा ज्यादा है, ठीक है, तो ये आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। हंगर इंडेक्स को नापने के लिए दो तीन चीजों को देखते हैं, ठीक है, कि आपका कैसा वो रहना चाहिए। अंडर नरिशमेंट यानी कि कैलोरी इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा, या फिर वेट का कंसिडरेशन भी किया, अंडर वेट है, ठीक है, हाइट कम बढ़ रही है बच्चों की, तो इसको भी, और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कितना है, ठीक है। एक तो ये 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अंडर नरिशमेंट यानी कि कैलोरी इंटेक प्रॉपर है या नहीं बच्चे का, और 5 साल के नीचे बच्चों का वेट कितना है, लो कैटेगरी में है या कैसे में, ठीक है, अंडर वेट है, और 5 साल से छोटे बच्चों की हाइट अंडर हाइट है वो या नहीं। चौथी चीज मोर्टालिटी, 5 साल से बच्चों के मोर्टालिटी का रेट कितना है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो इंडिया की रैंक 102 आई है, और ये किस लेवल पर है, इसको एक सीरियस कैटेगरी में डाला गया है, ये सीरियस लेवल पर है, ठीक है, सीरियस लेवल पे इसको डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Which Indian city is the host of 2026 Asian Weightlifting Championship? ठीक है, तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का किसको बनाया गया है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे एक करेक्शन है तो ये गुजरात में ही, लेकिन ये सिटी नहीं है। आंसर जो है इसका गांधीनगर, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे एक करेक्शन है, गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर करेक्ट ऑप्शन है, गांधीनगर, याद रखिएगा। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, तो गांधीनगर इसका सही आंसर है। गुजरात में गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। 11 मई से 17 मई तक इसका आयोजन हुआ था। अभी ये कब से कब तक चला है चैंपियनशिप, 11 मई से 17 मई के बीच में चला है, ठीक है। 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये इस वक्त चला है, और गांधीनगर गुजरात, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which country is the host of ICC Women's Cricket T20 World Cup 2026? 2026 में होस्ट कौन रही वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की, तो इसका आंसर है कौन है, तो आंसर है इसका इंग्लैंड बच्चों, इंग्लैंड है। ये अभी होने वाला है, जून में ही है स्टार्ट, ठीक है, कुछ 5-6 जून कुछ इससे होने वाला है, ठीक है। इंग्लैंड एंड वेल्स में होने वाला है 12 जून से 5 जुलाई के बीच में, ठीक है। ये जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है 12 जून से 5 जुलाई,
5 जुलाई के बीच में ये होने वाला है टूर्नामेंट। ठीक है, तो आपका 12 जून से 5 जुलाई 2026 के बीच में ये होगा। ठीक है, और इसका फाइनल मैच जो खेला जाएगा वो बच्चों कहाँ खेला जाएगा? फाइनल मैच कौन से मैदान पे खेला जाएगा? तो लॉर्ड्स। ठीक है, लॉर्ड्स के मैदान पे खेला जाएगा, लंदन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जो होस्ट कर रहा है वो कौन सी कंट्री? इंग्लैंड होस्ट कर रही है। फाइनल मैच लॉर्ड्स के मैदान पे होगा 12 जून से 5 जुलाई के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। Who became the first Indian lawyer to receive Medal of Honor from World Jurist Association in May 2025? तो भाई कौन इंडियन पहले ऐसे लॉयर बने हैं जिनको मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन इन May 2025 मिला है? तो इसका आंसर है भुवन रिबू। ठीक है, ये याद रखिएगा, भुवन रिबू इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट है और एडवोकेट भी है। ठीक है, एडवोकेट भी है। तो इसको WJA जो है, WJA वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन जो है, ठीक है, इसने वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन इसने ये ओनर दिया है। ठीक है, ये ओनर दिया है। तो ये जो है चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इसके लिए काम करते हैं। इन्होंने तकरीबन बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, कम से कम 60 PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन्होंने फाइल करी और फाइट किया बच्चों को चाइल्ड अब्यूज से बचाने के लिए, ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए, और गलत चीजें बॉन्डेड लेबर या इस टाइप से चीज कह सकते हैं, उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई रही, जिसके लिए उनको ये इनाम मिला है। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन ये कब फाउंडेड हुआ ये भी याद रख लीजिए। ये फाउंडेड ऑन 1963 में फाउंड हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड WJA क्या है? वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर बच्चों जो है, हेडक्वार्टर जो है वो है आपका स्पेन में। कहाँ? मैड्रिड में। ठीक है, तो आप इसके साथ याद रखिएगा, भुवन रिबू एक एडवोकेट है, उसके साथ साथ क्या है? ये एक एडवोकेट भी हैं, एडवोकेट और चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट। ठीक है बच्चों, और ये कौन सी ये WJA फाउंडेड ऑन 1960, इसी ने इनको वो दिया है ये इनाम, डोमिनिकन रिपब्लिक में जो कंट्री है वहाँ ये इनको इनाम दिया गया है। तो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट भी हैं, इनका प्रोफेशन याद रखिएगा एडवोकेट के साथ साथ। भुवन रिबू विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुबीन गर्ग इज वेल नोन फॉर कंट्रीब्यूशंस इन विच फील्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, करंट अफेयर्स का। कुछ वक्त पहले ये अक्टूबर के आसपास का करंट अफेयर है, 2025 की इनकी डेथ हुई थी। ये क्या है? एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड सिंगर हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो म्यूजिक एंड सिंगिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी रिसेंटली उसी वक्त डेथ हुई थी, पानी में डूब के डेथ हुई थी। ठीक है, कहाँ से हैं? तो ये बच्चों हैं आसाम से। कहाँ से हैं? आसाम से। ठीक है, और इनका फ्यूनरल जो हुआ था बच्चों, फ्यूनरल जो हुआ था वो दुनिया का चौथा लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट फ्यूनरल बन गया इनका, 4th लार्जेस्ट फ्यूनरल। ठीक है, तो जुबीन गर्ग का जो फ्यूनरल हुआ ये 4th लार्जेस्ट फ्यूनरल इन दी वर्ल्ड, ये भी बन गया। ठीक है, और जुबीन गर्ग हैं कहाँ से? आसाम से, और बॉलीवुड फेमस सिंगर थे। ठीक है, और इनकी डूबने से डेथ हुई थी। ठीक है, ये भी आपने कुछ वक्त पहले सुना होगा, तो याद रखिएगा जुबीन गर्ग बॉलीवुड सिंगर, म्यूजिक एंड सिंगिंग से रिलेटेड थे, आसाम के रहने वाले थे। इनका फ्यूनरल 4th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2025?
2025 का नोबेल पीस प्राइज बच्चों किसको मिला? जॉन क्लार्क, रिचर्ड रॉबसन, मारिया कोरिना मचादो या फ्रेड रेंसडेल? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है मारिया कोरिना मचादो। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी दी मारिया कोरिना मचादो। नोबेल पीस प्राइज बच्चों जो है ये 2025 में दिया गया, ये वाला मारिया कोरिना मचादो। ये है कहाँ की बच्चों, ये भी याद रखिएगा, मारिया कोरिना मचादो ये कहाँ की है? वेनेजुएला की। वेनेजुएला याद रखेंगे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी एग्जाम में नोबेल प्राइज के क्वेश्चंस में आपका पीस एंड लिटरेचर वाला बच्चों पीस एंड लिटरेचर वाला नोबेल प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखेंगे हम। पीस एंड लिटरेचर वाला नोबेल प्राइज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं, मारिया कोरिना मचादो। तो भाई दुनिया में बहुत ज्यादा पीस हो गया है, भाई दुनिया में बहुत ज्यादा पीस था, पीस है, अमन शांति सुकून हो गया। तो लोगों ने कहा यार बोर हो गए, पीस हो रहा है भाई, कुछ तो धूम धड़ाका होना चाहिए ना। तो भाई मारिया बैठी थी उनके सामने, तो बोले कि मारिया बहुत ही ज्यादा पीस, सुकून, शांति, खामोशी है, तो क्या करो मारिया कोहराम मचा दो, मारिया कोहराम मचा दो, मारिया कोहराम मचा दो, ऐसे याद रख सकते हो। और बच्चों ये उसी वक्त था क्या नाम है, उसके कुछ वक्त बाद ही आपने सुना होगा जब यूएस ने अटैक किया था, यूएस अटैक, ठीक है, ऑन वेनेजुएला पे जब अटैक किया, ये उसके बाद की बात है, ये नोबेल प्राइज जब मिल चुका था, है ना बच्चों। नोबेल प्राइज जब ये मिल चुका था तो क्या नाम है, उसके बाद यूएस आर्मी ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया था, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। वेनेजुएला पे अटैक किया था, ये भी याद रखेंगे। और बच्चों वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस आर्मी ने कैप्चर किया था, तो किस प्रेसिडेंट को कैप्चर किया था? प्रेसिडेंट हु वाज कैप्चर्ड बाय यूएस आर्मी, उसका नाम क्या था बच्चों? तो उसका नाम था निकोलस मडूरो। क्या नाम था? निकोलस मडूरो, ये याद रखेंगे। तो यूएस आर्मी ने अटैक किया था, क्यों किया था बच्चों? क्योंकि भाई तेल का चक्कर, सब जगह तेल तेल का चक्कर। बाद में ईरान पे भी किया है, आपने देखा होगा कि ईरान वार चली है, पहले उससे पहले यहाँ पे चला था, इनके प्रेसिडेंट को उठा के ले आए थे, निकोलस मडूरो को। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ऑयल रिजर्व्स, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स जो है वो वेनेजुएला के पास हैं। ठीक है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रूवन, ये प्रूव है, इनके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड हैं। रिजर्व्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तकरीबन 303 बिलियन बैरल कुछ करके है, ठीक है, इतना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा हूं, लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व्स, इनके पास इतना जखीरा है, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन दी वर्ल्ड अगर पूछा जाए तब आंसर यूएस हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोड्यूसर है, यानी कि निकालना, जमा करके बेचना, प्रोड्यूस करने वाला, उसमें यूएस नंबर 1 पे हो जाएगा बच्चों, यूएस नंबर 1 पे हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिजर्व्स किसके पास हैं? तो बच्चों वो वेनेजुएला के पास है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे सैंक्शन वगैरह ये सब भी लगाए गए। तो कौन से प्रेसिडेंट को कैप्चर किया था यूएस आर्मी ने? तो निकोलस मडूरो। जब निकोलस मडूरो को कैद करके ले जा, मतलब पकड़ के ले गए, तो उस वक्त टेम्परेरी प्रेसिडेंट यानी इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? ये भी याद रख लीजिए, इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया डेल्सी रोड्रिगोएज, डेल्सी रोड्रिगोएज, ये याद रखेंगे, इनको बनाया गया था बच्चों, ठीक है। एक चीज और याद रख लीजिए, कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, ये क्या हुआ? तो इसका आंसर है कैराकस, कैराकस, ठीक है। तो वेनेजुएला की कैपिटल का नाम क्या है?
कैराकस, ये भी याद रखेंगे आप। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन से आपको मैंने आसपास कितने सारे क्वेश्चंस बताए, ये भी याद रखिएगा। और भी मैं आपको बताता हूँ। तो नोबेल पीस प्राइज विनर 2025 की कौन है? मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, कहाँ की है ये? वेनेजुएला की। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड किसके पास है? वेनेजुएला के पास। यूएस ने अटैक किया था तो कौन से प्रेसिडेंट को ले गए थे कैद करके? निकोलस मडूरो को। इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बनाई गई? तो डेल्सी रोड्रिगोज को बना दिया गया। कैपिटल क्या है? तो कैराकस। एक चीज और बताओ बच्चों, ये नोबेल पीस प्राइज जो है, नोबेल पीस प्राइज ये वाला किस शहर में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है बच्चों? ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज जो है ये आपका दिया जाता है बच्चों नॉर्वे में। नॉर्वे में कहाँ? ऑस्लो, याद रखिएगा। ठीक है, ये नोबेल पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है? ऑस्लो में। बाकी सारे जितने भी नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में बच्चों। कितने फील्ड में? 6 फील्ड में। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, 6 फील्ड में दिया जाता है। तो ये पीस वाला जो दिया जाता है ये तो नॉर्वे ऑस्लो में दिया जाता है। बाकी जितने भी 5 नोबेल प्राइज हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? वो स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडिश अवार्ड है। ठीक है, स्वीडन में कहाँ? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये भी याद रखेंगे आप, स्वीडन में, स्टॉकहोम में। बाकी सारे बस पीस वाला नॉर्वे ऑस्लो में दिया जाता है। और नोबेल प्राइज किसके नाम पे दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पे। कब से शुरुआत हुई थी इसकी नोबेल प्राइज की? 1901। और हर साल नोबेल प्राइज किस दिन दिए जाते हैं, मतलब किस तारीख में? तो 10 दिसंबर में दिए जाते हैं। ठीक है, अक्टूबर में लिस्ट आउट हो जाती है, लेकिन दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर में। इस दिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025? तो अभी मैंने आपको बताया था पीस एंड लिटरेचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पीस और लिटरेचर वाले। तो ये आप याद रखेंगे बच्चों। पीस वाला तो मारिया कोरिना मचाडो को मिला, और लिटरेचर वाला नोबेल प्राइज किसको मिला 2025 का? तो ये करेक्ट आंसर है आपका लास्लो क्रास्नाहोरकाई। लास्लो क्रास्नाहोरकाई इनको मिला। इसको भी याद रखने की एक ट्रिक देख लेते हैं बच्चों। देखो, लिटरेचर का नोबेल प्राइज है। लिटरेचर के लिए हम कौन सी फील्ड समझ गए? जैसे बीए है, बीए, एमए, है ना। बीए एमए हम कर रहे हैं तो भाई वो लिटरेचर की फील्ड है ना। बीए हो गया, एमए हो गया, ये किसकी फील्ड है? लिटरेचर की फील्ड है। तो लिटरेचर इसलिए याद करा रहा हूं ताकि बीए किस लिए? ताकि लिटरेचर का नोबेल प्राइज है, ये भी तो याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि एक लास्लो नाम का शख्स है। ठीक है, एक लास्लो नाम का शख्स है। ये लास्लो नाम का शख्स है जो कि बहुत स्लो है, नाम में ही स्लो है इसके। लास्लो बहुत स्लो है ये, है ना। लास्लो नाम का शख्स है जो बीए कर रहा है। क्या कर रहा है? बीए कर रहा है। भाई बीए इसलिए कर रहा है, लिटरेचर की फील्ड है, ताकि ये याद रहे कि किसके नोबेल प्राइज की बात चल रही है। तो लिटरेचर के नोबेल प्राइज की बात चल रही है। एक लास्लो नाम का शख्स है जो कि बीए कर रहा है। ठीक है, और इससे बीए भी नहीं हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि भाई मैंने फिजिक्स ले ली, मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही है। पीसीएम ले ली, साइंस फील्ड ले ली मैंने, मुझसे साइंस नहीं हो रही है ना। तो इसने भाई ऐसे ही इसने बीए ले ली और इससे बीए भी नहीं हो रही है। तो लास्लो से बीए क्रॉस ना हो रही। भाई आम लैंग्वेज में कहते हैं मुझसे ये नहीं हो रहा भाई, तो भाई मुझसे ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। ठीक, तो ये कह रहा लास्लो से बीए भी क्रॉस नहीं हो रही। बीए क्रॉस ही नहीं हो रही है उससे, बीए पास ही नहीं कर पा रहा है वो, है ना। तो किससे बीए क्रॉस नहीं हो रही? लास्लो से। लास्लो से बीए क्रॉस ना हो रही, क्रॉस ना हो रही, क्रॉस ना हो रही, यही जिसका नाम भी है। तो इस तरीके से आपको ये याद मिल जाएगा। लास्लो से बीए क्रॉस ना हो रही। लास्लो से बीए क्रॉस ना हो रही, तो लास्लो क्रास्नाहोरकाई याद रखेंगे। ठीक है, तो हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025? लास्लो क्रास्नाहोरकाई याद रखेंगे।
ठीक है। और बाकी अभी मैंने आपको बताया सारे नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में, स्टॉकहोम में, सिवाय पीस वाले के। पीस वाला अभी बताया था नॉर्वे, ऑस्लो में दिया जाता है। ठीक है, चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द G20 समिट 2025 हेल्ड? G20 समिट 2025 कहाँ हुआ, ये आप बताइए। तो G20 समिट 2025 कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था बच्चों कहाँ, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। G20 समिट याद रखेंगे इसको कि ये कहाँ हुआ, 2025 जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इससे पिछला वाला 2024 वाला रियो डी जेनेरो, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, और ऐसे ही आप ये नेक्स्ट भी याद रख लो, G20 समिट 2026 ये कहाँ होने वाला है, तो यूएसए में। ठीक है, फ्लोरिडा और मियामी, दोनों जगह है, फ्लोरिडा और मियामी। ठीक है, तो अगला वाला जो 2026 में होने वाला है वो फ्लोरिडा मियामी में होने वाला है। ठीक है, 2025 वाला साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। ये दिसंबर 14-15, ये दिसंबर में होगा। ठीक है ना, दिसंबर 14 दिसंबर, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा लोकेशन। G20 समिट 2026 फ्लोरिडा मियामी। G20 में करंटली 21 मेंबर्स हैं, 21 मेंबर हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026 बिलोंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप याद रखेंगे। चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026, 2026 में जो चीफ गेस्ट आए थे वो किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते थे? यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, सार्क या G20? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर तो है यूरोपियन यूनियन। तो बच्चों ये भी याद रखेंगे, यूरोपियन यूनियन से आए थे। दो लोग आए थे, कौन कौन से आए थे वो भी पता होना चाहिए आपको। दो लोग जो आए थे यूरोपियन यूनियन से, उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, तो इस साल जो आए थे, कौन कौन से आए थे? एक तो एंटोनियो कोस्टा और दूसरी आई थी उर्सुला वॉन डर लेयन। ये दोनों चीफ गेस्ट आए थे इस बार रिपब्लिक डे 2026 में। ठीक है, और दोनों किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं? यूरोपियन यूनियन से। बच्चों यूरोपियन यूनियन के भी दो ब्रांचेस हैं, यूरोपियन यूनियन की दो ब्रांचेस हैं, यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन काउंसिल, और दूसरी यूरोपियन यूनियन कमीशन। यूरोपियन यूनियन कमीशन। ठीक है, एक यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, एक यूरोपियन यूनियन कमीशन के। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मुझे याद आ रहा है। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जो है वो ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, ईयू काउंसिल्स प्रेसिडेंट। और उर्सुला वॉन डर लेयन जो है यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट। ठीक है, ये याद रखिए। तो बच्चों इस साल 2026 पे जो चीफ गेस्ट आए थे वो तो यूरोपियन यूनियन से आए थे। पहली बात, एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ आपका। और वो कौन थे दो लोग? तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेयन आए थे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की दो ब्रांचेस हैं,
यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन कमीशन। एक इसका प्रेसिडेंट है, एक इसका प्रेसिडेंट। तो अंटोनियो कोस्टा जो है वो यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उर्सुला वॉन डर लेयन जो है यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। एक चीज और भी याद रखिए, यूरोपियन यूनियन का बच्चों हेडक्वार्टर जो है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ है, वो है बच्चों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब एक चीज और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 2026 में चीफ गेस्ट वाला, ये हर साल रिपब्लिक डे जो इंडिया में मनाया जाता है बच्चों, उसमें हर साल किसी ना किसी कंट्री से कोई मेहमान आता है चीफ गेस्ट, और ज़्यादातर प्रेसिडेंट आते हैं किसी भी कंट्री के। ठीक है, प्रेसिडेंट आते हैं किसी भी कंट्री के। तो हर साल कहीं ना कहीं के प्रेसिडेंट आते हैं। इस साल प्रेसिडेंट नहीं आए थे, इस साल दो लोग आए थे, यूरोपियन यूनियन से आए थे। वो यूरोपियन यूनियन की दो सब ब्रांचेस हैं, यूरोपियन यूनियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन कमीशन, इसके प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डर लेयन। लेकिन आप अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाने के लिए ये भी याद रख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं 2023 का जो रिपब्लिक डे था, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट 2023 में जो थे रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। क्या नाम था उनका, उनका नाम था अब्दुल फताह, अब्दुल यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि नाम यहाँ पर ना है, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ अब्दुल फताह अल सीसी, अब्दुल फताह अल सीसी। ठीक है, नेक्स्ट 2024, ठीक है मैं डार्क कलर ही ले ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा दिखे। 2024 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, ये कौन रहे थे, तो भाई ये आए थे बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन, याद रखेंगे इमैनुअल मैक्रॉन, मैक्रॉनी से याद रखना है, इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, 2025 में बच्चों रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, ये कहाँ के प्रेसिडेंट आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, सॉरी इंडोनेशिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया ये आए थे। इनका नाम था प्रबोवो, प्रबोवो सुबियांतो, सुबियांतो। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ये भी तो ये याद रखेंगे। ठीक है, 2023 में 2023 के रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जिनका नाम था अब्दुल फताह अल सीसी। 2024 में 2024 के रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रॉन। 2025 के रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया चीफ गेस्ट रहे, उनका नाम प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, याद रखेंगे। और 2026 के रिपब्लिक डे में यूरोप दो लोग थे, एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डर लेयन। ये किस ऑर्गेनाइजेशन से थे, तो यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन की दो ब्रांचेस हैं, यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन कमीशन। एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, उर्सुला वॉन डर लेयन यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, याद रखेंगे इसको।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनील छेत्री इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ठीक है, तो बच्चों देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी जिन्होंने हमें 2025 के आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत दिलाई, तो वो हरमनप्रीत कौर। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं हरमनप्रीत कौर क्या खेलती हैं क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्या खेलती हैं क्रिकेट। ठीक है, तो ऐसे ही सुनील छेत्री क्या खेलते हैं, ये बड़े मशहूर खिलाड़ी हैं बच्चों। किस चीज़ के, तो फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ वक्त पहले मेसी इंडिया आया हुआ था, तो काफ़ी क्रेज़ था, सब लोग जाके मिल रहे थे, ये हो रहे थे, है ना, तो इनाम भी दिया जा रहा था। तो वो जगह जगह कुछ मैचेस भी खेला उसने, मेसी ने खेल रहा था। तो ये यहाँ के लेजेंड हैं सुनील छेत्री, ये भी वहाँ पे क्राउड में दिखते थे, यहाँ भी थे। तो यहाँ के ये अच्छे दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेजेंड है सुनील छेत्री। तो आप याद रखिएगा सुनील छेत्री इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल से एसोसिएटेड, फुटबॉल खेलते हैं। ओके, फुटबॉल से याद आया तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। इस साल अभी फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है कहाँ होने वाला है इस बार का 2026 का, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट कहाँ हो रहा है, अभी जून में शुरू है, जून जुलाई में जो भी है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये हो गया। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भाई लॉ एंड जस्टिस इंडिया, लॉ मिनिस्टर कौन है इंडिया के इस वक्त, तो अर्जुन राम मेघवाल, ये याद रखेंगे, अर्जुन राम मेघवाल। ओम बिरला तो आपको पता है ये कौन है, करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अर्जुन राम मेघवाल कौन है, करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन इंडिया कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल। बी आर गवई के बारे में तो आप जानते हो, ये भी जस्टिस हैं। ये बी आर गवई अभी रिटायर हुए थे, जिनके बाद कौन बने, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, बी आर गवई 26 नवंबर में ये हटे, 26 नवंबर में वो बने हैं। ठीक है, कौन, जस्टिस सूर्यकांत। बी आर गवई के बारे में काफ़ी करंट अफेयर्स में भी मशहूर था, इनके ऊपर किसी ने जूता फेंक दिया था, तो वो भी एक करंट अफेयर्स में काफ़ी चला था। ठीक है, न्यूज़ में था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बी आर गवई ये थे। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मली आइसोलेटेड द हेंटा वायरस इन 1978। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और करंट अफेयर्स में भी इस वक्त ये चल रहा है, हेंटा वायरस। हेंटा वायरस बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर तो बच्चों ये है डॉक्टर हो वैंग ली, डॉक्टर हो वैंग ली। हेंटा वायरस ये साउथ अफ्रीका रहा हूँ, कोरिया से है एसोसिएटेड, साउथ कोरिया। आप याद रखें, कोरिया से, कोरियन वॉर के वक्त से निकल के आया हेंटा वायरस। तो बच्चों इसके एक चीज़ ये याद रखिएगा, इसके कैरियर कौन है, कैरियर इसके थ्रू फैलता है। कैरियर जो है वो रोडेंट्स हैं, यानी कि चूहे वगैरह। ठीक है, रोडेंट्स, मेन कैरियर्स कौन है इसके, रोडेंट्स, चूहे वगैरह। ठीक है, उनके यूरिन वगैरह इससे बचना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, रोडेंट्स के ज़रिए फैलता है, और ये करंट अफेयर्स में भी था, काफ़ी फैला। और क्या नाम है ये आपने देखा होगा एक क्रूज शिप निकला था अर्जेंटीना से, तो उस पर जो कुछ ट्रैवलर्स थे
उनमें से एक को ये वायरस हुआ, उस वक्त ये पता नहीं था कि यही वायरस है, तो उनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई, ठीक है, तबीयत ख़राब हुई, उल्टी हुई, कुछ हुई इस तरीके से, और अगले दिन और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और 1 घंटे मतलब 1 दिन के अंदर उनकी डेथ भी हो गई है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उनकी वाइफ को उनको सबूत करके किसी आइलैंड पे मतलब कहीं उतार दिया गया। तो जब वो वहाँ से उनकी बॉडी को लेकर प्लेन पे चढ़ रही थी तो उनकी भी तबीयत ख़राब हुई और इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि वो प्लेन पे नहीं चढ़ पाई, और इतनी बिगड़ते बिगड़ते उनकी भी हालत ख़राब हो गई कि 1 दिन में उनकी भी डेथ हो गई। फिर ऐसे ही जहाज़ पे 1-2 लोगों का और हो गया ऐसे ही, जो ख़राब क्या नाम है, उनका भी मामला तबीयत ख़राब होने लगी। तभी फिर WHO को सैंपल्स भेजे गए, तब पता लगा ये हेंटा वायरस है और ये नया वायरस नहीं है, 1978 पुराना वायरस है। रोडेंट्स के थ्रू फैलता है, चूहों के ज़रिए, जहाँ चूहे ज़्यादा फैले हुए होते हैं, गंदगी होती है, इसीलिए इसीलिए वहाँ फैलता है। इसलिए खुली हुई चीज़ों को ना रखें चूहों के सामने, ये सब आपको बड़ा ध्यान रखना है सबको ये चीज़। जहाज़ में क्रूज़ शिप में भी यही हुआ था कि उसमें जो 2 पैसेंजर शुरू में अभी जो मैं बता रहा था आपको, जो हस्बैंड वाइफ थे, वो किसी आइलैंड से होकर आ रहे थे, तो वहाँ चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, उनसे वो कंटेमिनेट हो गए, उनसे वो वायरस उन तक पहुँच गया, इंसानों तक पहुँचा, ठीक है। तो पहले ये भी था कि इंसानों में नहीं फैल सकता था, लेकिन बाद में एक ऐसा केस आया कि हाँ, इंसानों में भी फैल सकता है, ठीक है। तो ये हेंटा वायरस उनके ज़रिए इसमें फैला, और इसका विंडो पीरियड जो है कह लीजिए 1 दिन का है। अगर जैसे कोरोना में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करा जाता था, ठीक है, अगर कोई इंसान 1 से 2 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेता है तो फिर उसके बाद इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की चांसेस नहीं होते, वो 1 दिन में इसका ब्रीडिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ से होके आए उस आइलैंड से, और उसी दिन वो डॉक कर लिए उस क्रूज शिप पे, इस तरीके से ये फैलता चला गया, ठीक है। तो इसका ओरिजिन जो है वो कोरियन वार की तरफ पहुँचता है। 1978 में ही पहली बार लिया गया था। उस वक्त क्या नाम है, बुखार जैसा था क्या था, तो फिर इन्होंने नाम दिया, डॉक्टर हो वैंगली। नाम के पीछे भी इसका एक वो है, कोरिया में एक रिवर है जिसका नाम है हंतान रिवर, ठीक है, हंतान रिवर, ठीक है। तो ये इस रिवर के नाम पर है हेंटा वायरस, फिर इन्होंने इस रिवर के नाम पर इसका क्या नाम रख दिया, हेंटा वायरस, ठीक है। हंतान रिवर के ऊपर है, ठीक है, हेंटा वायरस का नाम हंतान रिवर के ऊपर रखा गया है, ठीक है। साउथ कोरिया से रिलेटेड आप याद रखेंगे, डॉक्टर हो वैंगली ने इसकी नाम दिया, ठीक है। उस वक्त पहले फीवर बहुत था, बाद में फीवर वगैरह के नाम से नाम दिया गया, बाद में फिर ये नाम दिया गया हंतान रिवर के ऊपर हेंटा वायरस। मेन कैरियर्स याद रखिएगा, रोडेंट्स, चूहे वगैरह, इसके ये कैरियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम बढ़ते हैं। जॉर्जिया मेलोनी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मेलोनी आजकल बहुत आप देख रहे होंगे न्यूज़ में भी, मेलोनी को मेलोडी मिली है ना, तो ये भी याद रखेंगे। तो मेलोनी जो है वो कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, ये आपको सबको पता है, इटली की प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और हाल ही में हमारे पीएम भी इनसे मिलने गए हुए हैं, जहां उन्होंने तोहफे के तौर पे मेलोडी टॉफ़ी भी दी, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। बच्चों अभी मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन कहाँ है, तो बच्चों है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है बच्चों, तो बेल्जियम में, बेल्जियम में है ब्रुसेल्स, याद रखेंगे, सॉरी हाँ बेल्जियम में है ब्रुसेल्स, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड एट, बच्चों तो हेडक्वार्टर ऑफ सार्क ये आपको सबको पता होना चाहिए, नेपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सार्क। सार्क आपसे बच्चों ये भी पूछ सकते हैं कि सार्क नेशंस कितने हैं, ठीक है। तो पहले तो फुल फॉर्म बच्चों, इसकी फुल फॉर्म, सार्क की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, साउथ एशियन, सार्क की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है,
पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, सार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया था हर चीज़ से कुछ रिलेटेड, यूरोपियन यूनियन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन से मैंने पूरी अभी हिस्ट्री वो बताया कि इसका कहाँ है, इस साल चीफ गेस्ट कौन आया था, मैंने पिछले 2-3 साल तक के चीफ गेस्ट आपको बताए थे, ठीक है। आपको याद आया कुछ? थोड़ा सा आप ये देखिए, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था ये वाला क्वेश्चन। तो ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल के काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है। तो ये चीज़ करंट अफेयर्स अभी चीज़ की थी कि यूरोपियन, आपको सिर्फ ये याद नहीं रखना कि कौन आया था चीफ गेस्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन से थे और कहाँ से थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था हाँ, तो सबसे पहली चीज, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड एट, तो ये इसका आंसर है नेपाल। नेपाल में भी कहाँ? काठमांडू कैपिटल, काठमांडू। तो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये क्या है? इसमें एशियन कंट्रीज हैं कुछ जो मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के लिए रीजनल कोऑपरेशन से एक दूसरे की हेल्प करती हैं और एक दूसरे को प्रमोट करती हैं एक दूसरे की अपब्रिंगिंग के लिए, ठीक है। तो ये सार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर बच्चों नेपाल है, काठमांडू। नेपाल भी करंट अफेयर्स में बहुत चीज चल रही है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा जेनजी प्रोटेस्ट जो हुआ था, वो क्वेश्चन बन सकता है कि जेनजी प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको बताऊं। पहले मैं सार्क से रिलेटेड बात कर लेता हूं, जो ये क्वेश्चन है। तो सार्क की फुल फॉर्म याद रखेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल, काठमांडू। आपको एक चीज और बतानी है कि सार्क के कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो सार्क कंट्रीज के कितने मेंबर्स हैं? तो 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं बच्चों, और 8 के नाम पता होने चाहिए आपको। 8 कंट्रीज इसकी मेंबर है बच्चों, ठीक है। मिक्स कर रहा हूं मैं, मिक्स, ठीक है। तो 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वो कंट्रीज कौन सी हैं? तो उसके लिए भी बच्चों एक ट्रिक है, एक ट्रिक आप याद रख लीजिए। उसकी ट्रिक ये है, मैं आपको लिखने जा रहा हूं वो ट्रिक। ये ट्रिक आप याद रख लो, ये लफ्ज याद रख लो, अपनी एमबीबीएस, अपनी एमबीबीएस। ये जो है बच्चों, ये क्या है? ये सारी सार्क कंट्रीज हैं। अब आपको सिंपली आसानी से याद हो जाएंगे ये। ए फॉर क्या है बच्चों? ये ए फॉर अफगानिस्तान, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? पी से पाकिस्तान, ठीक है। एन से नेपाल, ठीक है। आई से इंडिया, इंडिया, ठीक है। और बी से बांग्लादेश, ठीक है, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, और एस से श्रीलंका। अब बच्चों बचा है एम। एम से क्या हो सकता है? कौन सी कंट्री होगी इसकी मेंबर, ठीक है। तो इसका आंसर है, एम फॉर है आपका मालदीव्स। लेकिन एक चीज याद रखेंगे आप इसमें, क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, मालदीव्स। क्यों? यही कंफ्यूज करोगे क्वेश्चन में। एम फॉर ही ज्यादातर पूछने के चांसेस हैं। आपसे पूछ लेंगे इनमें से सार्क कंट्रीज कौन सी नहीं है या है। देखो, ए से अफगानिस्तान, बी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव्स, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका। एम फॉर मालदीव्स है। आपको ऑप्शन में दे देगा म्यांमार। म्यांमार एशियन कंट्री है, ये सारी एशियन कंट्री हैं और इसके मेंबर हैं। म्यांमार एशियन कंट्री है लेकिन सार्क का हिस्सा नहीं है। मॉरिशस, मॉरिशस भी एशियन कंट्री है लेकिन सार्क का हिस्सा नहीं है। मलेशिया, मलेशिया भी एशियन कंट्री है लेकिन इसका हिस्सा नहीं है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? मालदीव्स। तो 3-4 कंट्री हैं जो एम से शुरू हो रही हैं लेकिन इसका हिस्सा नहीं है, मालदीव्स है, ठीक है। तो मालदीव्स याद रखेंगे। सार्क कंट्रीज कौन सी है? 8 याद रखनी है आपको। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, अपनी एमबीबीएस,
अपनी एमबीबीएस। मालदीव्स का जिक्र आया तो मालदीव्स भी अभी खबरों में थी पिछले साल, किस लिए, वहां भी सत्ता पलट वलट हुई थी। तो यहाँ के करंट प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद मोइज़ू, ये भी याद रखेंगे, मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। करंट प्रेसिडेंट वहाँ के मोहम्मद मोइज़ू हैं। और मालदीव्स की कैपिटल क्या है, तो माले, मालदीव्स की कैपिटल है माले। अब आते हैं नेपाल की तरफ। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल, काठमांडू। नेपाल में अभी जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, ये याद रखना है आपको, ठीक है, जेंजी प्रोटेस्ट। जेंजी प्रोटेस्ट के बाद वहां नए पीएम कौन बने, ये याद रखना है, ठीक है। तो बलेन शाह, ठीक है, बलेन शाह वहां के नए कौन बने, प्राइम मिनिस्टर, ये भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, न्यू पीएम, ठीक है, न्यू पीएम ऑफ नेपाल, बलेन शाह, बैलेन शाह, ठीक है, बलेंद्र शाह या बलेन शाह, जो ऐसे याद रखें, बलेन शाह, ठीक है। और किसको रिप्लेस किया था, वो करप्शन बढ़ गया था, तो केपी शर्मा ओली, ऐसे केपी ओली करके नाम था उनका, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखा आपने, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस आपसे निकल के आए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस करी, अपनी एमबीबीएस ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कैंडिडा ऑरेंज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो बच्चों ये एक बहुत ही खतरनाक क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से प्रोड्यूस हुआ, ये फंगस है बच्चों, ठीक है, फंगल पैथोजन है, लीथल फंगल वो है पैथोजन। ये बच्चों स्किन पे भी रह सकता है, ठीक है, एनवायरमेंट में भी रह सकता है, और ये बॉडी में भी रह सकता है। फंगल पैथोजन है, ये काफी लीथल है, खतरनाक है, रिसेंटली न्यूज में। मेनिंजाइटिस भी प्रोड्यूस करता है, ये बोन को भी इन्फेक्ट करता है, तो काफी खतरनाक फंगस है, ये वायरस नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैंडिडा ऑरेंज इसका नाम है, फंगस है ये, तो जानलेवा वायरस है एक तरीके से। मेनिंजाइटिस भी काज करता है, काफ़ी सारी डिजीज़ का ये मेन रीज़न बना हुआ है। बोन इन्फेक्शन में भी इसका नाम है, और ये स्किन पे भी रह सकता है, एनवायरनमेंट में भी रह सकता है, बॉडी में भी रह सकता है। तो कैंडिडा ऑरेंज एक फंगस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म अवार्ड एट अकेडमी अवार्ड्स 2026। तो बच्चों पहले तो एक अकेडमी अवार्ड्स का दूसरा नाम क्या है, इसको ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ऑस्कर अवार्ड जो इस साल 2026 में हुआ, उसमें ये पूछ रहे हैं बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी रही। तो बच्चों बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रही के पॉप डेमन हंटर्स, के पॉप डेमन हंटर्स, ये बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रही, ठीक है बच्चों। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भी इसी मूवी का ही रहा, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भी इसी मूवी का रहा ऑस्कर में, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, उसका नाम था गोल्डन। ऑस्कर में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको मिला, वो भी के पॉप डेमन हंटर्स का ही सॉन्ग था, इसका नाम था गोल्डन। अब बच्चों में आपको एक चीज और भी वो बता दूं, ऑस्कर में अभी तक इंडिया को किसी भी मतलब इंडिया को फिल्म की कैटेगरी में अभी तक नहीं मिला है। 3 फिल्म आज तक नॉमिनेट हुई हैं। नॉमिनेट का मतलब ये नहीं है कि जीत गई, नॉमिनेट का मतलब ये है कि रेस में थी, जीत सकती थी। तो अभी तक 3 ही फिल्म, इंडियन फिल्म ऐसी हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। एक तो मदर इंडिया 1957 में आई थी, दूसरी सलाम बॉम्बे 1988, और लगान 2001 में। बस ये 3 फिल्म अभी तक नॉमिनेट हुई है ना, ये भी याद रखेंगे। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी 2 साल पहले 2023 में RRR मूवी को भी मिला था ऑस्कर अवार्ड में, लेकिन वो फिल्म की कैटेगरी में नहीं मिला था बच्चों। RRR फिल्म को जो मिला था वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में मिला था। तो ये याद रखना है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में RRR को जो मिला था, वो RRR को मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। कौन सा सॉन्ग था वो, नाटू नाटू था 2023 में, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। जहां वो सॉन्ग आप देख रहे हैं, नाटू नाटू सॉन्ग जो फिल्माया गया है, वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट का पैलेस है, उसके सामने ही वो डांस हो रहा है। जो आप जो उसके जो हीरो हैं दोनों, रामचरण और वो जो भी NTR जो भी नाम,
तो वो यूक्रेन का पैलेस है, प्रेसिडेंट का पैलेस है। ठीक है, उसी साल एक इंडियन मूवी को और मिला था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री मूवी के केस में मिला था। इंडियन डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी फिल्म मिली थी, वो थी द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, 41 मिनट्स की वो मूवी थी, वो भी आपको याद रखना है। वो 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड है, कहीं आपको इंडियन फिल्म में कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, आरआरआर मूवी के सॉन्ग को मिला था नाटू नाटू को, और एक डॉक्यूमेंट्री इंडियन फिल्म को मिला था जिसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स। 41 मिनट्स की मूवी थी। ओरिजिनल फिल्म की कैटेगरी में अभी तक नहीं मिला। ठीक है, ओके, ये बताया मैंने आपको। और ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम एकेडमी अवार्ड्स भी है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिशियल नाम जो है ना, इसका एकेडमी अवार्ड्स ऑफिशियल नाम है ना ऑस्कर अवार्ड, इसका ऑफिशियल नाम जो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट इसको कहा जाता है। ठीक है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया? फर्स्ट इंडियन, तो वो है भानु अथैया। फर्स्ट इंडियन, आप ये भी याद रख लीजिए, फर्स्ट इंडियन तो भानु अथैया। भानु अथैया ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। इनको कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइन, इन्होंने गांधी मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी। 1983 में मिला था बच्चों इनको, 1983 में। फिल्म थी 1982 की, और जाहिर सी बात है जैसे ऑस्कर अभी 2026 में हुआ है, तो ये सारी 2025 की फिल्मों को दिया गया है ना। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, 2025 की फिल्मों को अब मिला है ये। तो उस साल 1982 में गांधी मूवी आई थी। गांधी मूवी भी इंडियन मूवी नहीं थी बच्चों, आपको लगेगा गांधी मूवी इंडियन मूवी थी, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्टर फॉरेनर था। ऐसी आपको स्लम डॉग मिलियनेयर, आपने कहेंगे सर वो भी जीती हुई है, लेकिन वो स्लम डॉग मिलियनेयर उसका भी डायरेक्टर फॉरेनर है, इसीलिए उसको इंडियन मूवी में नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म अवार्ड एनिमेशन के लिए मिला है के पॉप डेमन हंटर्स। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस साल इंडिया की तरफ से एक इंटरनेशनल कैटेगरी में फिल्म गई थी, वो भी आप याद रखेंगे, होम बाउंड। ठीक है, जीती नहीं, लेकिन आप ये याद रखेंगे होम बाउंड गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। What major event in Venezuela sparked international attention in early January 2026? अभी मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ इसका। क्या हुआ था? वेनेजुएला पे यूएस ने अटैक किया था ईरान से पहले। क्या हुआ था वहां पे? कैप्चर ऑफ प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो बाय यूएस फोर्सेस। ठीक है, ये निकोलस है। कैप्चर ऑफ निकोलस मडूरो बाय यूएस फोर्सेस, ये मैंने आपको पहले भी अभी डिस्कस किया था। वेनेजुएला का बच्चों क्या है? कैपिटल मैंने अभी आपको बताई थी, कैराकस, याद रखेंगे। यूएस आर्मी ने इस पे अटैक किया था, तो इनके प्रेसिडेंट को कैप्चर करके ले गए थे। उसका नाम क्या है? निकोलस मडूरो। और जब इनको कैप्चर करके ले गए तो इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? वक्ती तौर पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया? वो भी मैंने अभी बताया था पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले, तो वो बनाया गया डेल्सी रोड्रिगोएज को, ये भी याद रखेंगे। और वही की एक लेडी है जिसको इस साल 2025 में पीस का नोबेल प्राइज भी मिला है, जो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्या नाम था उसका? मारिया कोरिना मचादो। ठीक है, और मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की, मारिया कोराम मचादो। ठीक है, और वेनेजुएला से रिलेटेड मैंने एक चीज क्या बताया? लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, सबसे ज्यादा दुनिया में ऑयल रिजर्व्स किसके पास हैं? वेनेजुएला के पास। 303 बिलियन बैरल के आसपास इसके पास है। ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बता चुका हूँ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में नाम है यूएसए का, क्रूड ऑयल को प्रोड्यूसर में यूएसए का। ठीक है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इसके पास है वेनेजुएला के पास। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मडूरो को ले गए थे, निकोलस मडूरो को, इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगोएज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मारिया कोरिना मचादो जिसको नोबेल प्राइज मिला भी था, आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को वो अपना प्राइज जो है दे रही है, तो उसके लिए नोबेल प्राइज की कमेटी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी कि नोबेल प्राइज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो आपसे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। और हाँ, शेयरिंग होती है, एक फील्ड में मैक्सिमम कितने लोग शेयर कर सकते हैं? तो 3 लोगों में शेयर हो सकता है। ठीक है, दे नहीं सकते किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। भाई नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है बच्चों? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसकी बर्थडे पे? तो ये बर्थडे ऑफ
स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद पे मनाया जाता है। विवेकानंद का नाम आप रामकृष्ण मिशन के साथ सुनते हो और ब्रह्मो समाज के साथ भी इनका नाम जोड़ा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो विवेकानंद, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, यूथ डे, इनके नाम पे मनाया जाता है बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, which European country adopted the euro as its official currency on January 2026? तो ये भी याद रखेंगे, कौन सी कंट्री ने यूरो को अपना करेंसी बनाया है? बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से ये भी क्या चलाएगी अपनी कंट्री में? यूरो चलाएगी। या इसको दूसरी तरीके से मैं इसको ये कह सकता हूँ, कौन सी कंट्री यूरो जोन में शामिल हुई है, ठीक है। तो यूरो जोन में बुल्गारिया अभी 1 जनवरी 2026 से शामिल हुई है, ठीक है। करेंसी इसने अपनी बदली है, यूरो पर आ गई है ये भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज स्पेस मिशन टू स्टडी द सन? सन की स्पेस, इंडिया के स्पेस मिशन का क्या नाम है जो सन को स्टडी करेगा? तो बच्चों उसका नाम है आदित्य L1। आप नाम से भी ध्यान रख सकते हो। गगनयान, गगन के लिए नाम हो रहा है, चंद्रयान तो चांद पे जाने के लिए, मंगलयान मार्स के लिए हो गया। आदित्य L1 ये क्या है? ये सन की उसको स्टडी करेगा। किसको करेगा ये? कोरोना लेयर ऑफ सन। कोरोना लेयर क्या होती है भाई? कोरोना लेयर ऑफ सन, कोरोना ऑफ सन कह सकते हैं, कोरोना लेयर ऑफ सन। ये क्या होता है? यानी कि आउटर स्पेस जो होता है, सन के आसपास का एरिया, आउटर स्पेस एरिया जो होगा उसको कोरोना कहा जाता है, ठीक है। कोरोना ये वाला नहीं, वायरस वाला कोरोना नहीं, ठीक है। ये सन के आसपास का जो ऑर्बिट है, आसपास के एटमॉस्फेयर है, वो कोरोना कहलाता है। ये स्पेस मिशन जो है इसको स्टडी करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आदित्य L1, ठीक है, उसको स्टडी करेगा चारों तरफ घूमकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्मोलॉजी लार्ज एंगुलर स्केल सर्वेयर क्लास टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन विच कंट्री? देखो इसकी फुल फॉर्म ही है, कॉस्मोलॉजी लार्ज एंगुलर स्केल सर्वेयर क्लास, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लास टेलीस्कोप ये कहाँ है दुनिया में? तो ये बच्चों रखा गया है चिली में, चिली में, और ये तकरीबन 5000 फीट के उस पर है, एलिवेशन पर रखा गया है। कहाँ? एटाकामा डेजर्ट है, एटाकामा डेजर्ट चिली में जो है ये वहां रखा गया हाइट पे। क्या खास बात है, क्यों न्यूज पे है ये, ठीक है। इसकी एलिवेशन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 5000 फीट के लेवल पे ये डेजर्ट में रखा गया है, एटाकामा डेजर्ट में, चिली में। खास बात ये है साइंटिस्ट को एक सिग्नल मिला है 13 बिलियन ईयर्स अगो, पुराना 13 बिलियन ईयर्स पुराना एक माइक्रोवेव सिग्नल मिला है, ठीक है। उसको स्टडी करेगा ये। उसकी क्या खास बात है? उस स्टडी के लिए क्या करा जाएगा कि मतलब उससे हमें ये पता चलेगा कि उस दौरान, यानी कि जब पहली बार तारे बनना शुरू हुए, गैलेक्सी बनना शुरू हुई, तो उस वक्त तारों का या गैलेक्सीज का, तारों का यूनिवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता था, ठीक है। तो ये स्टडी वो करेगा एक तरीके से। 13 बिलियन साल पुराना सिग्नल रिसीव हुआ है, माइक्रोवेव सिग्नल, उसी के लिए। तो आप इतना याद रखिए, क्लास नाम का टेलीस्कोप, क्लास की फुल फॉर्म याद रखेंगे, कॉस्मोलॉजी लार्ज एंगुलर स्केल सर्वेयर, ठीक है। ये कहाँ रखा गया है? तो चिली में है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, चिली, एटाकामा डेजर्ट में है ये, ठीक है। तो चिली आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र बच्चों। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने टॉप किया है बच्चों? तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है। और इसमें फर्स्ट पे तो महाराष्ट्र रही, सेकंड पे हरियाणा रही, और थर्ड जो रही वो आपकी राजस्थान रही, ठीक है। थर्ड राजस्थान रही, ये याद रखें, ठीक है। तो फर्स्ट महाराष्ट्र, ये आंसर याद रखेंगे। Who won India's first gold medal at ISSF Junior World Cup 2025? तो इसका आंसर है बच्चों कनक। कनक जो है ये शूटिंग इसमें ये रही
10 मीटर एयर पिस्टल वाला इसका रेंज का वो रहा, इसने इसको जीता है कनक। और जर्मनी में हुआ था ये ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इन जर्मनी, ठीक है। तो कनक ने ये जीता, ये याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू होल्ड 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन फ्री स्टाइल स्केटिंग। बच्चों ये भी काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जानवी जिंदल 18 साल की ये लड़की है, चंडीगढ़ से बिलोंग करती है, ठीक है, चंडीगढ़ से है ये लड़की। और इसने 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं फ्री स्टाइल स्केटिंग, ये जरूर याद रखेंगे। सिंपली आपसे ये पूछ लेंगे कि जानवी जिंदल क्या खेलती है, तो फ्री स्टाइल स्केटिंग। और एक खास बात और है, ये इंडिया की सेकंड वुमेन बन गई है स्पोर्ट्स पर्सन जिसके पास 11 इतने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। फर्स्ट पे कौन है? सचिन तेंदुलकर के बाद ये दूसरी स्पोर्ट्स पर्सन बनी है। सचिन तेंदुलकर के पास कितने हैं? 19 है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के पास 19 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स है, ये 19 है। तो स्पोर्ट्स पर्सन में पहला नाम इसका हुआ, तो ये सेकंड पर्सन बन गई है जानवी जिंदल, ठीक है। सेकंड पर्सन बन गई है स्पोर्ट्स पर्सन में ये। और विमेन में ये फर्स्ट इंडियन फीमेल है जिसने 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जानवी जिंदल, ठीक है। हु वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट अकेडमी अवार्ड्स 2026, यानी ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला? तो बेस्ट पिक्चर का 2026 में जो अवार्ड मिला है वो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है, ठीक है। ये याद रखेंगे, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। इसको टोटल कितने अवार्ड्स मिले हैं बच्चों? इसको मिले हैं टोटल 6 अवार्ड्स, ठीक है। सबसे ज्यादा अवार्ड्स इसे ही मिले हैं। लेकिन नॉमिनेशंस अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस किसको मिले, तो वो सिनर्स को मिले हैं। 16 नॉमिनेशंस थे इसके पास, 16 में से इसने 4, इसको टोटल अवार्ड्स 4 मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अवार्ड इसने 6 जीते। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। बेस्ट पिक्चर याद रखेंगे, ठीक है। बेस्ट पिक्चर याद रखेंगे, ये पिछले साल की एनोरा जो है वो पिछले साल की बेस्ट पिक्चर रही थी, ठीक है। बेस्ट एक्टर कौन रहा, मैं ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दूं। बेस्ट एक्टर था सिनर मूवी का माइकल बी जॉर्डन, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस रही थी जेसी बकली। और बेस्ट जेसी बकली को किस फिल्म के लिए मिला था? तो हेमनेट के लिए मिला। और माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए मिला, ये साल के बता रहा हूँ। और बेस्ट डायरेक्टर रहा था पॉल थॉमस एंडरसन, वो भी वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। अभी हमने इसका एनिमेशन वाला क्वेश्चन देखा था, एनिमेटेड मूवी केप ऑफ डेमन हंटर्स रही थी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52 G7 समिट 2026 विल बी हेल्ड इन, ठीक है। G7 समिट 2026 कहाँ होने वाला है बच्चों? ये होने वाला है आपको आई थिंक फ्रांस में है ये, मैं एक मिनट कंफर्म कर लूँ इसको। जब तक आप ये बताओ मुझे कि G7 जो समिट है, G7 कंट्रीज कितनी हैं टोटल, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आप ये बता सकते हो मुझे? तो आप बताइए जब तक। और जो ये है 52nd G समिट 2026, हाँ, तो ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर फ्रांस ही है, ठीक है। फ्रांस ही है इसका करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। तो G7 समिट ये इस साल जो होने वाला है फ्रांस में होने वाला है। और G7 में जो कंट्रीज हैं उसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, जूस विद GF आप वो ना समझें, ग्रैंडफादर भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। GF, जे से जापान, यू से USA, आई से इटली, सी से कनाडा, ठीक है। ई से इंग्लैंड में इसलिए लिया, इंग्लैंड वहां पे यूके है, ठीक है, तो यूके को इंग्लैंड लिख सकते हैं, ठीक है, यूके याद रहेगा आपको। जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। तो G7 की ये 7 कंट्रीज है।
आपको ये याद रखेंगे, जूस विद जीएफ ऐसे याद रख सकते हैं, दादाजी के साथ जूस पी लो, ठीक है। सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता जूस जीएफ का, ठीक। तो जूस विद जीएफ, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, ठीक है, इंग्लैंड यानी कि यूके, जर्मनी, फ्रांस। तो इस साल जो होने वाला है G7 समिट वो फ्रांस में होगा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें, आई थिंक 150। हाँ, विजय कंटेस्टेड द 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस फ्रॉम त्रिचुरपल्ली ईस्ट एंड विच अदर कंस्टिट्यूएंसी। मैंने कहा था अभी आपको विजय थालापति, तो ये 2 कंस्टिट्यूएंसी से इस बार लड़ा था। इसकी पूरी अभी जो रही वो पूरी समझ लो एक फिल्म ही बन गई इसकी पूरे उस पर सीएम बनने की कहानी पे। तो भाई एक तो तिरुचिरापल्ली ईस्ट से लड़ा था, दूसरी इसकी जो कंस्टिट्यूएंसी थी पेरम्बूर, ये दूसरे इससे लड़ा था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके ऊपर ही बताता हूँ कि आपसे पूछ लें इसकी लास्ट फिल्म कौन सी है जो रिलीज अभी तक नहीं हो पाई, जिसको छोड़ा इसने बीच में, जना नगया ऐसे कुछ करके था, जन नाज्ञान इस तरीके से कुछ नाम है, ठीक है, जना नाज्ञान, ठीक है, ये चीज रही। तो ये इस बार का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विजय थालापति कहाँ का सीएम बने हैं ये भी याद रखेंगे, तमिलनाडु के, ठीक है। और जो भी इनके बारे में और भी डिस्कशन हो सकता है, ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। इन्होंने नई पार्टी ज्वाइन करी थी, नई बनाई थी अपनी, ठीक है, उसके सीएम भी बने, ठीक। तो ये करंट अफेयर्स का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब आप ये भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर थरूरियन क्लासेस का आप यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लैट, एएमयू, जेएमआई, सीईटी, मानू सबके लिए यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, बीएलबी, बीए, बीएफएल, बीबीए और बीएड और बीबीए के लिए भी कराई जाती है। इस साल जो रिजल्ट रहा आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी अच्छी रैंक्स हैं यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी सारे नाम दिख जाएंगे यहाँ पे, फातिमा इम्तियाज़, शाहान आलम, फयाज, ठीक है, काफ़ी सारे ऑल इंडिया रैंक्स भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इनका यहाँ पर आप नया बैच भी देख सकते हैं, स्मृति 1.0, जो कि स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन मोड में भी है, ऑफलाइन मोड में भी है। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों आप ले सकते हैं और यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। काजिम अकील यहाँ के ये डायरेक्टर हैं थरूरियन क्लासेस के, तो ये आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, एडमिशन से लेके एडमिशन तक सब कुछ गाइड आपको ये करेंगे, कहाँ किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है वो भी ये आपको डायरेक्ट कर देंगे। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्ट हो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें बैच को, और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट इसके फीचर्स भी आप देख सकते हैं, ये आगाज़, परवाज़ एंड मिराज, और ये सारे आपको फीचर्स मिलेंगे यहाँ पे। एमयू बीएलएलबी के लिए, मानू बीएलएलबी के लिए डेली इंटरैक्टिव क्लासेस भी रहेंगी, एवरीडे ग्रोथ एक्सरसाइज, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट, डिटेल टेस्ट एनालिसिस और अरेना सीरीज यानी मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। और कुछ एमयू बीएलएलबी मानू को टारगेट कर रहे हैं, कुछ टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली एएमयू मानू सीईटी और बीएलएलबी बीए को भी टारगेट करेंगे, तो उनके लिए भी अलग ऑप्शंस हैं। और एएमयू मानू सीईटी जेएमआई को कोई टारगेट कर रहा है, बीएलएलबी को कर रहा है, तो उसके हिसाब से फिर कस्टमाइज अलग टेस्ट सीरीज भी डिज़ाइन करी गई है पूरी, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सी भी चीज़ आप जो आपके टारगेट को फुलफिल कर रहा हो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट में आपको ये स्पेशल ऑफर भी है, उसको बताने के लिए मैं काजिम सर को बुलाना चाहूँगा, वो ज़्यादा अच्छा आपको बता देंगे कि ये क्या ऑफर है। थैंक यू सर। ये हम लोगों का बेटा जो ऑनलाइन बैच है, इसमें फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग 20% का जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। और ऐप पर थरूरियन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है, जो अभी सर ने बताया था कि ये जो बैच है आगाज बैच में हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिवली एएमयू बीएलएलबी और मानू बीएलएलबी को टारगेट करेंगे, जिसके फीचर्स क्या है, डेली इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, एंड एट द सेम टाइम दोस लाइव क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड, तो बाद में आप उनको भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपका एवरीडे ग्रोथ एक्सरसाइज टेस्ट रहेगा, जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टेस्ट वोकैबुलरी के रहेंगे, जहां बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो वोकैब बिल्डिंग में रहती है। फिर स्टडी मटेरियल जो है वो हार्ड कॉपी में आपके वहां डिस्पैच करा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आप एड्रेस हम लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे
तो वो हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल आ जाएगा। वीकली टेस्ट रहेंगे, 100 मार्क्स का वीकली टेस्ट रहेगा, जिसमें इंग्लिश का सेक्शन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का रहेगा, करंट अफेयर्स का रहेगा, लीगल स्टडीज एज वेल एज रीजनिंग एंड एलिमेंट्री बेस्ड मैथमेटिक्स, है ना। फिर ये हमारा परवाज बैच है। परवाज बैच के अंदर जो है वो आगाज बैच वाले फीचर तो है ही, उसके साथ साथ एएमयू बीए ऑनर्स और बीए एफएल में जो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आता है लाइक एज इंडो इस्लामिक और अलीगढ़ मूवमेंट जो 25 मार्क्स का है, तो वो भी क्लासेस आपको इसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। फिर ये हमारा आखिरी जो बैच है मिराज बैच, एक्सीलेंस एट इट्स जेनिथ, आप सब लोगों को पता है जेनिथ मींस पीक और अपॉजी। तो इसमें हम लोग आगाज और परवाज बैच वाले तो फीचर सारे हैं ही, उसके साथ साथ जामिया बीएलएलबी में जो आप लोगों को पता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, हिंदू लॉ आता है, मुस्लिम लॉ आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है, लॉ ऑफ क्राइम आता है, अलॉन्ग विद दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनकी एक्सक्लूसिव क्लासेस होगी। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स जो कि 2 तरीके का रहता है, जनरल करंट अफेयर्स रहता है और लीगल करंट अफेयर्स रहता है। जनरल करंट अफेयर्स तो आपने देख लिया कि डॉक्टर आतिफ सर पढ़ाएंगे आपको, और जनरल स्टडीज तो वो क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, ये हम लोगों का बैच शुरू हो रहा है। इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम बकरा ईद के बाद है, 30 ऑफ मई को या फिर प्रोबेबली 1 जून को रहेगा, जिसमें सारी फैकल्टीज जो आपको पढ़ाने वाली हैं वो एक एक करके आपके सामने आएंगी और दे वुड बी इंट्रोड्यूसिंग देयर सब्जेक्ट्स, है ना। एक शॉर्ट सा वीडियो रहेगा, तो वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा लाइव रहेगा यूट्यूब पे, एंड सेम वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन आवर ऑफिशियल चैनल, ठीक है, दैट इज यूट्यूब, और उसके साथ साथ ऐप पर भी। तो ये कुछ था। अब जामिया बीएलएलबी के जो भी बच्चे हैं उन सबके लिए यहाँ पर थरोरेन क्लासेस ऑरेकल, इस चीज को जो हमने नाम दिया है, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ जामिया बीएलएलबी 2026 में लेके आ रहे हैं, उस सीरीज का हम लोगों का नाम है ऑरेकल। मैं लिख देता हूं यहाँ पर ऑरेकल सीरीज। तो ऑरेकल सीरीज इसका नाम है, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जर्नल स्टडीज और करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो डॉक्टर आतिफ सर डिस्कस करेंगे। लीगल वाला पार्ट जो है वो एडवोकेट हैदर सर डिस्कस करेंगे, और इंग्लिश का हम लोग साथ में मिलकर देखेंगे, है ना। तो ऑरेकल सीरीज है, आप थरोरेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें और यू आर गोना गेट द क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, वी आर नॉट गोना रियली इनंडेट यू और अवलैंच यू विद दोस unnecessary और superfluous questions which has nothing to do with the जामिया बीएलएलबी। तो बहुत चेरी पिक, पर्टिनेंट और रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे। आप लोग थरोरेन क्लासेस के ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ऑफर तो मैंने आपको बता ही दिया कि 20% का, ठीक है ना। ये एक नंबर भी मैं लिख देता हूँ 9368937630। अब फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नंबर है और मेरा भी नंबर है, आप किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है सर।